अरे कमला, मेरा छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। सोच रही हूँ अब उसके भी हाथ पीले कर दूं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अरे वाह, निशांत विदेश से लौट आया। फिर तो उसके लिए कोई बड़े अमीर घर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तेरी बड़ी गरीब बहू की तरह नहीं जो बस 2 जोड़ी कपड़े में ही ससुराल चली आई। अब मुझे देख, अमीर बहू लाई हूं तो सब सामान आया है दहेज में। ये जिस एसी की कुछ ठंडी ठंडी हवा खा रही है ना, यह भी मेरी बहू के दहेज में ही आया है। मैंने तो इसे हॉल में लगवा दिया ताकि सब इसका इस्तेमाल करे। चलो बढ़िया है, एक मैं हूँ जिसकी गरीब बहू कुछ नहीं लाई। लेकिन अब तो मेरी सारी उम्मीदें अपनी छोटी बहू से ही है। तू कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढ ना मेरे निशांत के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, निशांत के लिए तो मैं एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता ही लेकर आऊंगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज कमला एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता निशांत के लिए लेकर आती है। देख तो विमला, लड़की कितनी सुंदर है, ऊपर से अमीर घर से भी है, अपने माँ बाप की इकलौती है, खूब दहेज मिलेगा। बोल तो बात करूं। अरे निकी और पूछ पूछ, तू जल्दी से बात बढ़ा, हम कल ही चले जाएंगे देखने। विमला एक लालची औरत थी। उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए उसके दहेज में कुछ नहीं आया था। इसलिए विमला हमेशा उससे नाराज रहती थी और अब उसने ठान लिया था कि वो अपने छोटे बेटे के लिए बड़ी घर की लड़की ही लाएगी। बात आगे बढ़ी। फिर वो अपने बेटे के लिए सोनिया को दुल्हन बनाकर घर ले आई। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हाय कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल परियों जैसी। सोनिया दहेज में खूब सारा सामान लेकर आती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सा सामान। विमला अपनी लोभी आंखों से वो सब देखती है तो खुश हो जाती है। फिर विमला उसे उसके कमरे में ले जाती है। ओफो, इस कमरे में तो एक एसी भी नहीं है। मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी? माँ जी, आप जल्दी से मेरे दहेज में आया हुआ एसी मेरे कमरे में इंस्टॉल करवा दीजिए। बहू, तुम्हारे कमरे में एसी? लेकिन मैं तो सोच रही थी इसे हॉल में लगवा दूं। वो क्यों बना? ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, और वैसे भी मैं अपने ससुराल में कोई समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। और हाँ, वो टीवी भी मुझे बड़ी टीवी वाले स्क्रीन पर देखने की आदत है, इस छोटे से टीवी में नहीं। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। विमला सोनिया के कमरे में आया हुआ एसी, फ्रिज और टीवी रखवा देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। जहां अमीर सोनिया सारा दिन अपने कमरे की ठंडी हवा में बैठती, तो वहीं उसकी जेठानी रजनी घर के कामकाज में लगी रहती। एक रोज गर्मी में सारा दिन काम करके रजनी का गला सूखने लगता है। गर्मी में काम करके गला सूखने लगा है। ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। रजनी सोनिया के कमरे में जाकर फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगती। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिला है। लेकिन तभी सोनिया बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। हा, ठंडा पानी तो बड़े मजे से पिया जा रहा है, लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो कितनी बुरी तरह फैला है। इसे ही साफ कर देती। गिवरानी जी, मैं? हाँ, तुम कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू, वो बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे, और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। सोनिया को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, तो वहीं रजनी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए अच्छाई किसी को नजर नहीं आती और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज सोनिया सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख रजनी ने कहा, देवरानी जी, मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुमने अपनी शक्ल भी देखी, ऊपर से कपड़े तक पहनने का सेंस तो है नहीं तुम में। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले कर गई तो जानती भी हो मेरी इतनी इंसल्ट होगी, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और वही करो जो तुम्हारी औकात है।
इस घर के काम। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर विमला वहां जाती है। क्या हुआ? मेरी अमीर बहू गुस्सा क्यों हो रही है? फिर सोनिया विमला को सारी बात बताती है। ये सुनकर विमला को गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। चल जा घर में, इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। फिल्म देखने जाएगी मनहूस कहीं की। रजनी रोते हुए वहां से चली गई और घर के काम करने लगी। गरीब और काली रजनी के साथ हमेशा ऐसे ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। विम्मा अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ये ले सोनिया बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू ये साड़ी पहन लेना। ये फेरी माँ जी। चुप, पसंद नहीं आई क्या? सोनिया बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ही मेरा पहला बर्थडे है ना, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है एक महंगे फैशन डिजाइनर से, तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हे राम, चांदी का सूट? फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई रजनी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ए काली कलूटी गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार समझाया है तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानियों जैसी है। हा, सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भरकर खजाना दिया है ना। और अब मुझे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ, माँ जी ने मेरे पहले बर्थडे के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि तुम जैसी गरीब और काली औरत मेरी जेठानी है। उस दिन रजनी बहुत रोती है। उसका पति मनीष दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहां कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर रजनी सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने बर्थडे पर सोनिया अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वहीं बेचारी रजनी पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर ना लगी इसे किसी की। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका है तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ, और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। रजनी अपनी किस्मत को कोसती हुई घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे काले और गरीब होने के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है। हर पल मुझे ताने देती हैं। वो खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे एक खरगोश पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूबने ही वाला होता है। अरे ये क्या, ये तो उसमें डूब जाएगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। रजनी जल्दी से उस खरगोश की मदद करती है और उस खरगोश को बाहर निकालती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट रजनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। उस सूट को पकड़कर रजनी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है।
आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उस खरगोश की जान बचाई है। अरे ये क्या, तुम तो बोलते भी हो, भला ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ जो परिलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूं और उसके पास ही रहूं। अब तुम एक बार मुझे पहनकर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उसकी बात मानकर रजनी उस सूट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। रजनी बहुत खुश होती है। वो सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या? तो तुमने सोने का सूट पहना है और तुम इतने खूबसूरत कैसे हो गई? रजनी सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर सोनिया चिढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से रजनी खुद का बड़ा घर बना लेती है, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज होती है। अब उस घर में वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।